मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। इस समय हम शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के अंतर्गत प्रौढ़ मनोरमा विषय के अंतर्गत उपदेश पदार्थ के विषय में व्याख्या करेंगे। यद्यपि उपदेश शब्द का प्रयोग सिद्धांत कौमुदी में जैसे आपने पढ़ा हलंत्यम सूत्र की वृत्ति में लिखा है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इसी प्रकार से उपदेशे अजन्नासिक इत उस सूत्र में भी उपदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी के क्रम में उपदेश क्या है तो वही सिद्धांत कौमुदी में लिखा है उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम है। अब यहाँ पर आद्योच्चारण से अभिप्राय है ग्रंथ कर्तृ भी ग्रंथ विषयक प्रथमोच्चारणम आद्योच्चारणम, अर्थात ग्रंथकर्ता के द्वारा ग्रंथ विषयक प्रथम उच्चारण, जैसा कि महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ने जो ग्रंथ विषयक उच्चारण किया है, सूत्र, वार्तिक और भाष्य का उल्लेख किया है, उच्चारण किया है, इसको हम उपदेश की श्रेणी में लेंगे। जैसा कि चंद्रिका कौमुदीकार ने लिखा है धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। इस प्रकार से उपदेश के अंतर्गत धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश ये सब संग्रहित किया गया है। यहाँ पर मैं इसकी चर्चा करते हुए आगे ग्रंथकार जैसा कि लिखते हैं कि उपदेश शब्द में व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे और कौन सा प्रत्यय होगा। तो उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः, यहाँ पर मैं कहते हैं उपदिश्यते अनेन, अनेन में तृतीया विभक्ति है और करण व्युत्पत्ति की है और करण में इन्होंने घय प्रत्यय किया है। उपदिश्यते अनेनो करण में घय प्रत्यय है। अब कहते हैं केन उपदिश्यते शास्त्रेणो, शास्त्रम किम तो प्रत्यासत्ति न्यायेन अत्र व्याकरणम गृह्यते। तो शास्त्र क्या है? व्याकरण है, क्योंकि शब्दानुशासनम व्याकरणम कहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं प्रसंगवश शास्त्र व्याकरण ग्रहण किया जाएगा। तो इस प्रकार से उपदेश का अर्थ हो गया शास्त्र। तो करण में यहाँ पर मैं जो घय प्रत्यय किया है कहते हैं यह उपयुक्त नहीं है। फिर उसके बाद आगे लिखा है इन्होंने क्योंकि यतो ही अत्र करणाधिकरणयोश्च इति, कहते हैं करणे ल्युटाबाधात। यहाँ पर मैं करण और अधिकरण, एक सूत्र आता है करणाधिकरणयोश्च, इस सूत्र से करण और अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है और आपने करण में घय प्रत्यय का प्रयोग किया, इसीलिए कहते हैं समीचीन नहीं है यह व्युत्पत्ति, क्योंकि करण अधिकरण में तो ल्युट प्रत्यय होता है। अब यहाँ कहते हैं फिर आगे लिखा है इन्होंने यदि मान लीजिए घय नहीं होता है घ प्रत्यय कर लेंगे। एक सूत्र आता है पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, इस सूत्र से हम घ प्रत्यय कर लेंगे। इसका अर्थ होता है जो संज्ञा अर्थ में और पुल्लिंग में प्राय गौ प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर कहते हैं संज्ञा अर्थ में होता है, तो यहाँ उपदेश कोई संज्ञा नहीं है, इसीलिए हम घ प्रत्यय भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं क्योंकि फिर कहते हैं इस सूत्र की हम व्याख्या में कुछ परिवर्तन करेंगे। ये जो प्रायण विशेषण है ये प्रत्यय का विशेषण है घ प्रायण, इस विशेषण को हम संज्ञायाम से जोड़ देंगे, अर्थ होगा संज्ञायाम प्रायेण घ। इसका मतलब क्वचित असंज्ञायाम अपि घ प्रत्ययो भवति, इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। तो घय प्रत्यय नहीं हुआ तो घ प्रत्यय कर लेंगे, कहते हैं यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो व्याख्या है कहते हैं ये क्लिष्ट व्याख्या है। इस प्रकार क्योंकि भाष्य में लिखा गया है नौ ही उपाधिर उपाधिर भवति, उपाधि के उपाधि नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं प्रायेण घ प्रत्यय का विशेषण है, उपाधि नाम विशेषणम, और उस विशेषण का आप फिर प्रायण को आप यदि संज्ञायाम का विशेषण बनाते हैं तो यह कहते हैं इस प्रकार की व्याख्या उचित नहीं है, क्योंकि नौ ही उपाधिर उपाधिर भवति इत्यादि न भाष्यकृता अवहेलनाच्च, भाष्यकार ने इसकी अवहेलना की। इस प्रकार से व्युत्पत्ति आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए घ नहीं होगा। और कहते हैं घय प्रत्यापवादो घय इत्योपिनो इति प्रत्योपिनो,
इसी प्रकार से घ का अपवादक घय है तो घय भी नहीं होगा, क्योंकि घ प्रत्यय जिस प्रकार से संज्ञा अर्थ में होगा तो उसका अपवाद प्रत्यय भी संज्ञा अर्थ में होगा, इसीलिए घय प्रत्यय भी संभव नहीं है। तो कहा बाहुलकम, तो कहते बाहुलकम तो अगतिक गति, तो ये अगतिक गति है, इसीलिए हम बाहुलकम भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा अतो भाव एव न्याय्यम, तो भाव एव न्याय्यम का मतलब हो गया भाव में ही हम प्रत्यय करेंगे, और इस प्रकार से इसका अर्थ होगा उपदेश पदार्थ की व्युत्पत्ति करेंगे। उपदेशनम उपदेश ऐसा एव व्युत्पत्ति कर्तव्या, और इसका अर्थ होगा उपदेश आद्योचारणम। अब आगे देखेंगे प्रौढ़ मनोरमा में आगे जैसे कि ग्रंथकार ने लिखा है, यहाँ जो आपने कहा उपदेशनम उपदेशः, तो इसी के क्रम में आप देखेंगे उपदेश क्या चीज़ है। तो कहा प्रत्यक्षमाख्यानम उपदेशः गुणैः प्रापणम उद्देशः। तो यहाँ पर में कहते हैं प्रत्यक्ष, जैसे एक प्रयोग है अव आ अपह, तो यहाँ पर में आ जो लिखा है अनुनासिक का जो प्रयोग यह है, यहाँ पर में आंगोनुनासिक छंदसी सूत्र से आकार के ऊपर में अनुनासिक का विधान किया गया है। तो ये अनुनासिक विधान बाद में होता है, ये अनुनासिक क्या है, विशेषण है, इसीलिए क्या हो गया, उपदेश नहीं है। उपदेश हम उसी को कहते हैं जो ग्रंथकर्ता ने प्रथम बार उच्चारण किया है, साक्षात प्रयोग किया है। यदि हम बाद में उसे गुणों के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम उपदेश नहीं कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैं कहते हैं प्रत्यक्षमाख्यानम उपदेशः गुणैः प्रापणम उद्देशः। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया चंद्रिका कौमुदीकार ने एक श्लोक लिखा है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। तो उपदेश के अंतर्गत इन्होंने पढ़ा धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सभी उपदेश की श्रेणी में है। कहते हैं इसकी व्याख्या जो करते हैं तो कहते हैं यच्च व्याचक्षते करण व्युत्पत्त्या पूर्वार्धोपात्तानाम उपदेशत्वम। यहाँ पर कहते हैं पूर्वार्धोपात्त जो है, श्लोक के जो पूर्वार्ध भाग में कहा गया है धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, ये जो पूर्वार्ध है इसकी व्याख्या कहते हैं यहाँ पर में करण व्युत्पत्ति से करेंगे। उपदिश्यते अनेनो, करण व्युत्पत्ति करेंगे और उस करण व्युत्पत्ति के द्वारा धातु सूत्र गण इत्यादि का ग्रहण होगा। और कर्म व्युत्पत्तिया उपदेशनम उपदेशा इति कर्म व्युत्पत्तिया कहते हैं तू आगमादीनम, और आगम प्रत्ययादेशा, आगम प्रत्यय आदेश का ग्रहण कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा हम करते हैं। तो कहते हैं यह भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द की एक ही, क्योंकि यहाँ पर व्युत्पत्ति के क्रम से, व्युत्पत्ति के भेद से आप अलग अलग उपदेश ग्रहण करेंगे, कहते हैं यह भी उचित नहीं है। धातु सूत्रगण इत्यादि का तो आप व्युत्पत्ति करण व्युत्पत्ति के द्वारा ग्रहण करते हैं, और आगम प्रत्यय आदेश इत्यादि का ग्रहण आगम कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा करेंगे, कहते हैं यह भी उचित नहीं है। इसीलिए उपदेश का अर्थ यहाँ पर में उपदेशनम उपदेशः भाव में ही प्रत्यय घय प्रत्यय करना चाहिए, यही उचित है। इस प्रकार से इन्होंने उपदेश पदार्थ की व्याख्या की। इसके बाद फिर लिखा है किम एतेषाम उपदेश संज्ञा, जैसा कि हमने कहा धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, तो कहते हैं क्या ये उपदेश संज्ञा है, उत योग मात्रम। तो कहते हैं देखिए उपदेश संज्ञा हम नहीं कह सकते हैं, कहते हैं नाद्य अर्थात उपदेश संज्ञा कथयितुम न शक्यः यतो ही, कहते हैं संज्ञाया शास्त्रकारे रनुक्तः, संज्ञाया शास्त्रकारे रनुक्तैः, संज्ञा का इसको उपदेश संज्ञा शास्त्रकारों ने नहीं दी। धातु सूत्र गणोनादि इत्यादि को शास्त्रकारों ने उपदेश की संज्ञा नहीं दी। यदि ये संज्ञा होती तो यहाँ पर मैं पुंसी प्रायण घ संज्ञायाम, इस सूत्र से गौ प्रत्यय हो जाता, इसीलिए यह नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर में उपदेश कोई संज्ञा नहीं है। और कहते हैं यदि हमारे द्वारा यदि इसकी उपदेश संज्ञा की जाती है
तो कहते हैं अस्मदादिभि कृत संज्ञाया शास्त्र व्यवस्थापकत्वे अति प्रसंगाच। तो शास्त्र की व्यवस्था में अति प्रसंग होने लगेगा। अति प्रसंग का मतलब होता है अधिक देश वृत्तित्वम, माने जो शास्त्र का क्षेत्र नहीं है उसमें भी इसकी प्रवृत्ति होने लगेगी, इसीलिए इसे हम उपदेश नहीं कर सकते हैं। और फिर कहा गया है जैसा कि यह उपदेश है, इसकी उपदेश संज्ञा है, तो कहते हैं उपदेश भी संज्ञा नहीं है। और कहते हैं क्या योग मात्र है, तो कहते हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नापि योग मात्रम, कहते हैं योग मात्र भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसा कि कहा, यहाँ जो आपने संग्रह किया, तो यहाँ पर मैं जिन प्रत्ययों का, जिन धातुओं का उल्लेख किया गया है उनसे अधिक का ग्रहण नहीं होना चाहिए, जबकि इससे अधिक भी यहाँ पर में लिया गया है। तो इस प्रकार से उपदेश का अर्थ हो गया उपदेशाद्योच्चारणम, और व्युत्पत्ति करेंगे हम भाव व्युत्पत्ति करेंगे उपदेशनम उपदेशः, और भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ तो उपसर्ग पूर्वकात दिशि उच्चारण क्रियायाम, दिश धातु है उच्चारण अर्थ में, उपदिश और घय प्रत्यय हुआ, घय का अवशेष रह गया, और पुगंत लघु उपदश च सूत्र से गुण करेंगे तो उपदेश सौ को आकार में जोड़ देंगे, उपदेश प्राकृतिक संज्ञा होगी, और ऋतु स्वादिकारी करेंगे। इस प्रकार से उपदेश शब्द का विग्रह होता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है। इत्येवम् अस्तु तावत्।